नमस्कार। साहित्यिक बतकही के इस पेज पर मैं वेदमित्र शुक्ल आप सबके साथ हूँ। सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म दिवस पर, जो आज उनकी वर्षगांठ है, इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिस प्रकार से हमारे साहित्य, विशेष रूप से हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य के आधार स्तंभ हैं, ऐसे आधार स्तंभ के जन्मदिवस पर हम बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, बल्कि यूँ कहें कि बतकही करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साहित्यिक बतकही करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इसके लिए अगर हम आभारी हैं तो बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के उन छात्रों का, उन विद्वत छात्रों का, विद्वान छात्रों का, जिनके माध्यम से यह फेसबुक पेज साहित्यिक बतकही हम सबके सामने है। प्रतिनिधि रूप में जो नाम हमारे सामने अभी आ रहे हैं, नेहा शाह जी, ज्योत्सना मिन जी, और भी ऐसे कई विद्वान हैं जो हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, युवा विद्वान। और एक नाम अजय कुमार साव जी, अजय कुमार जी, उनका विशेष रूप से आभारी होना चाहिए, जो आज साहित्यिक पेज के माध्यम से, जो फेसबुक का पेज है, एक साहित्यिक पेज है, इसके माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म दिवस को उत्सव पूर्वक मना रहे हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि मुझे भी इस उत्सव में शामिल होने का अवसर दिया गया। उम्मेद कुमार जी, शुभम जी, ऐसे अनेक मित्र हैं जो इस फेसबुक पेज को, इस साहित्यिक पेज को, इस तरंग मंच को आज के इस खास अवसर पर ही नहीं, बल्कि विगत कई माह से, मैं कुछ वर्ष भी जोड़ सकता हूं, क्या शायद वर्ष भी होने को होंगे अब, ये तरंग मंच हम सबके सामने है। और जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं, जो साहित्यिक विचार है, जो साहित्यिक बड़े बड़े महापुरुष हैं साहित्य के संसार से जुड़े हुए, उनको ले करके, उनको संजो करके, उनको सहेज करके हमारे संस्कार में हम सबके साथ उनको इस फेसबुक पेज के माध्यम से लाया जा रहा है। जितनी भी प्रशंसा की जाए साहित्यिक बतकही से जुड़े आप सभी लोगों की, वह कम है। आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जब हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, ऐसे समय में ऐसे साहित्यिक पेज, ऐसे फेसबुक पेज जो ऑनलाइन तरंग माध्यम से हम सबके सामने उपस्थित होते हैं, तो लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने दायित्वों को लेकर के सजग हैं, जागरूक हैं। यह कार्य युवा मन, युवा शक्ति के माध्यम से ही संभव है। जिस प्रकार से ये पिछले कुछ माह, वर्ष हमने देखे हैं
अगर यह युवा मन ना होता तो क्या होता, सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह ऑनलाइन जो मंच सज रहे हैं, इनमें साहित्य का, इसमें भारतीय साहित्य का, हिंदी साहित्य का कहाँ क्या किस प्रकार का स्तर है, इसका निर्णय आने वाला समय जरूर करेगा। और इस बात की प्रसन्नता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परंपरा के जो वाहक हैं, जो उसी स्थान से जुड़े हुए हैं जहां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वक्तव्य, जी उनके विचार अभी भी गुंजायमान होते होंगे जिस विश्वविद्यालय से, उस विश्वविद्यालय के छात्र, उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्वान प्राध्यापक आने वाले समय को ये बता रहे होंगे कि हम सक्रिय थे, हम अपने साहित्यिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे थे और किस प्रकार से ऑनलाइन मंच पर हम साहित्य को प्रस्तुत कर रहे थे, भारतीय साहित्य को, हिंदी साहित्य को, मनुष्यता से ओतप्रोत साहित्य को हम ऑनलाइन पर प्रस्तुत कर रहे थे। आज का विषय एक औपचारिक विषय तो है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना दृष्टि और समकालीन युवा लेखन। जब मैं समकालीन युवा लेखन, समकालीन युवा साहित्यकार या विद्वान की बात नहीं कर रहा हूं, एक लेखक की बात कर रहा हूं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना दृष्टि मुखर हो उठती है। उस मुखरता को आज हम इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से रेखांकित कर सकें, इसके लिए हम अपने भाव भूमि पर खड़े होकर के एक मंगलाचरण को प्रस्तुत करते हैं और ये आशा करते हैं कि हम युवा समकालीन लेखन जो है, जो हमारे युवा साहित्यकार हैं, जो युवा लेखक हैं, उनके क्या दायित्व हो सकते हैं, विशेष रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसकी चिंता की, इस पर चिंतन किया, स्वाधीन चिंतन किया और उसके माध्यम से जो नवनीत, जो उसके माध्यम से जो प्रतिफलन हुआ, जो फल प्राप्त हुआ, वो अनेक प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं में संजोया। सर्जना सत्य है, सर्जना ही सत्य है। मैं सौभाग्यशाली अपने को मानता हूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुखतम शिष्य डॉक्टर रामदरस मिश्र जी, गुरुवर रामदरस मिश्र जी से जुड़े होने का भी सौभाग्य प्राप्त करता रहा हूं। रामदरस मिश्र जी के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कितना कुछ मैंने सुना होगा, लेकिन जो कुछ भी सुना मैंने पाया कि वो साहित्यकार से बड़े एक मनुष्य थे और ये वो सजगता के साथ इस बात को ध्यान में रखते थे कि साहित्यकार से बड़ा मनुष्य है, साहित्य से बड़ी मनुष्यता है, जिसको संजोना है, जिसको सहेजना है। और इस बात को न केवल मैंने उन वरिष्ठ, उन महत्वपूर्ण, उन प्रमुख शिष्य के माध्यम से उनके सुना है, समझा है, जाना है, बल्कि उनकी रचनाओं से जब हम गुजरते हैं तो भी पाते हैं कि सच में मनुष्यता बहुत बड़ी चीज है और मनुष्यता के माध्यम से ही सब कुछ बचाया जा सकता है और मनुष्यता को जो संबल प्रदान करती है वो है सर्जना। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, सर्जना ही सत्य है, सर्जना ही सत्य है। ये सर्जक कौन होंगे? ये सर्जक साहित्यकार होंगे। एक निबंध है अशोक के फूल में, आप सब जानते हैं, निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए एक महत्वपूर्ण विधा रही। आलोक पर्व, मैं सही ही हूं, आलोक पर्व जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निबंध संग्रह, और जो उनके निबंध संग्रह की यात्रा शुरू होती है उसमें जो पहला निबंध संग्रह है वह
अशोक के फूल ही 1948 में आता है, जब भारत देश आजाद हो चुका होता है 1947 में, और उसमें उनके निबंधों का संकलन होता है। अशोक के फूल जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक महत्वपूर्ण विधा निबंध को संजो करके हम सबके सामने आती है, वह विधा अशोक के फूल 1948 में जब आती है, वह समय कैसा रहा होगा, वह समय कैसा रहा होगा, उसका थोड़ा सा अनुभव, उसका थोड़ा सा एहसास, महसूसियत आप अगर करना चाहें, आप अगर करना चाहें तो आज जब हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आजादी के 75 वर्ष बस पूरे होने को ही हैं, ऐसे समय में हमने क्या खोया है, हमने क्या पाया है, हम क्या पाने वाले हैं, क्या आप नहीं सोचते होंगे? जब हम जैसे, मुझ जैसे एक स्थूल सोच रखने वाले को भी ऐसे सोचने के लिए, ऐसी सोच के लिए विवश होना पड़ता है, तो उस समय के लिए जो महान विद्वान, अपने समय में ही जो महापुरुष, ऐसे व्यक्तित्व को जब आज़ादी मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है 1947 में, और अशोक के फूल जैसा निबंध संग्रह आ रहा है, तो उस निबंध संग्रह में केवल प्रकृति से जुड़े हुए, केवल महत्वपूर्ण कुछ ज्ञान शास्त्रों से जुड़े हुए विषय ही नहीं, बल्कि हम युवा पीढ़ी का, हम साहित्यकारों का, हम लेखकों का क्या दायित्व होगा, उस पर भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या दायित्व होने चाहिए हम सबके, और वो दायित्व, उन दायित्वों के प्रति हम कैसे सजग रहेंगे, कैसे सतर्क रहेंगे, इस बात की पूरी चिंता, पूरा चिंतन वो अपने निबंध साहित्यकारों का दायित्व इस शीर्षक से अशोक के फूल में संजोते हैं। अशोक के फूल, कुटज और ऐसे कितने ही निबंध, बसंत का एक दिन, ऐसे कितने ही निबंध हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उन्हें प्रशंसा, उनका, उन पर समीक्षात्मक, उन पर कई प्रकार से उनको गुनते हैं, मनते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन ऐसे कुछ निबंध क्या हमसे छूट जाते हैं? छूट जाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि क्या उनको हम अपने में संजो पाते हैं, अपने भीतर सहेज पाते हैं? आज अजय कुमार साहू जी, उम्मेद कुमार जी, शुभम शाह जी और भी जो अपने मित्र हैं, हमारे ज्योत्सना सिंह जी, ऐसे कितने मित्र जो हम सबके साथ, मनीष शर्मा जी, आशुतोष मिश्र जी, जो हम सब मित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उस निबंध को एक बार पुनः बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता से उसके साथ चलते हुए, उससे गुजरते हुए अपने दायित्वों के प्रति सजग होने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जब हम जन्म दिवस मना रहे हैं, जब हम जन्मदिन मना रहे हैं, जब हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय पर अगर हम अपने दायित्वों के प्रति सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और उनको पूरा कर लेने का संकल्प थोड़ा सा भी ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से संकल्प से सिद्धि वो केवल एक कथोकथन, एक कथन मात्र नहीं रह जाएगा संकल्प से सिद्धि, बल्कि हम सब कहीं ना कहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पग चिन्हों पर चल पड़ेंगे और आचार्य द्विवेदी जी की तरफ ही उन्मुख हो उठेंगे। जब देश आजाद हो रहा है, ऐसे समय पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सीधे सीधे बात करते हैं कि नवनिर्माण की आवश्यकता है। नवनिर्माण की आवश्यकता से दो राय नहीं रखी जा सकती है। नवनिर्माण की आवश्यकता
पुनर्निर्माण की आवश्यकता कल भी थी, आज भी है और वो हमेशा रहेगी। ये एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सतत प्रवाही प्रक्रिया है। और ऐसी प्रक्रिया 1948 में ही हम सोच पाए, कर पाए, जारी रख पाए, ऐसा नहीं है। आज जब 75 वर्ष होने को आए हैं तो पुनः नवनिर्माण, पुनः निर्माण देश का, राष्ट्र का, समाज का, अपने आसपास हम क्या निर्मित कर रहे हैं उसका चिंतन करना पड़ेगा। और फिर मैं उस विशेष शैली, उस विशेष विधा के माध्यम से चिंतन की बात कर रहा हूं, जिसके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि व्यक्ति द्वारा स्वाधीन चिंतन के माध्यम से जो प्रतिफलन होता है, जो उपज होती है, व्यक्ति के स्वाधीन चिंतन के उपज को निबंध कहेंगे, प्रमाणों के निबंधन को निबंध कहेंगे। तो स्वाधीन चिंतन आवश्यकता है कि हम अपने सामने अपनी परंपरा लब्ध ज्ञान को सामने रख करके जिस परंपरा लब्ध ज्ञान की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्थापना की थी, उस लब्ध परंपरा को हम अपने सामने सम्मुख रख करके हम इस बात को सोचें, समझें कि हम नवनिर्माण में कितना सहायक हो सकते हैं, हम नवनिर्माण के लिए कितना उपयोगी हो सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल इन बातों को लिखा ही नहीं, इन बातों को संजोया ही नहीं निबंध संग्रह में, उनके पूरे व्यक्तित्व में ये देखा जा सकता है। आप काशी की गलियों में जाइए, विद्वानों से मिलिए, अभी भी कितने लोग हैं जो उनके बारे में वही बताएंगे जो हम सब निबंध संग्रह में, जो हम उनकी रचनाओं के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मेरी आवाज़ मुखर है क्या? मैं सुनाई पड़ रहा हूँ? अभिषेक शर्मा जी, मनीष जी, अजय कुमार जी, क्या मैं आप सब तक पहुँच रहा हूँ? जी, अभिषेक जी ने जी सर शायद इसी संदर्भ में लिखा है कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है। जी ठीक है। तो नवनिर्माण की जब वो बात करते हैं तो उसमें नवनिर्माण, धन्यवाद शुभम जी, धन्यवाद अभिषेक जी, नवनिर्माण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो सीधे सीधे कहते हैं साहित्य निर्माण। नवनिर्माण यदि हम करना चाहते हैं तो साहित्य निर्माण। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जितने भी लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा या कम या ज़्यादा, चाहे प्रीति है, चाहे शुभम है, प्रीति शुभम, जो कोई भी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब साहित्य निर्माण के कुछ ना कुछ अंश को पहुँच रहे हैं या उस अंश तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। साहित्य निर्माण, वो कहते हैं साहित्य निर्माण, वो तो 1948 के आसपास जब देश आज़ाद हो रहा है, जब वो कराची के साहित्य सम्मेलन में अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं और उस समय भी साहित्यकारों के दायित्व को कहने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी वो साहित्य के निर्माण की बात कर रहे हैं। और अध्यापन के स्तर पर हम किस प्रकार के साहित्य का निर्माण कर पा रहे हैं। हमारा अभी इंदर सिंह जी हैं, ज्ञान प्रकाश जी हैं, हमारे साथ अजय कुमार साव जी प्रमुखतम रूप से उपस्थित हैं। जैसा मुझे ज्ञान है, आप इसको फेसबुक पेज पर, यूट्यूब लिंक पर आप इसको लिप्यांतरण करके अनेक माध्यमों से इसको किस प्रकार से, किस पक्ष के लिए, किस पटल के लिए, किस मंच के लिए उपयोगी होगा, इस प्रकार से ऐसे उद्बोधनों का, ऐसे वक्तव्यों का, ऐसी बतकहियों का आप उपयोग करेंगे साहित्य निर्माण में। नवनिर्माण साहित्य निर्माण के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कई बातें कही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अध्ययन अध्यापन के लिए साहित्य निर्माण, अपने न्यायालय व्यवस्था जो है, जुडिशरी जो है, उसके लिए साहित्य निर्माण, हमारा जो
अंतरराष्ट्रीय संबंध है, देश और विदेश में हम किस प्रकार से सफल हो रहे हैं, उसके लिए साहित्य निर्माण, ज्ञान विज्ञान या लोकोपयोगी व्यवहार के लिए हमारा साहित्य कैसे उपयोगी होगा, उसके लिए साहित्य निर्माण, और अन्य अनेक बातें उन्होंने साथ में जोड़ दी। साहित्य निर्माण अति आवश्यक है नव निर्माण के लिए। साहित्य निर्माण अति आवश्यक है। अभिषेक कुमार साहू जी, आप सभी जो भी मित्र यहां उपस्थित हैं, आप सभी साहित्य निर्माण के इस नए मंच को भी उपयोग में ले रहे हैं। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब साहित्यकारों के दायित्व की बात करते हैं तो उसमें साहित्यकारों के नव निर्माण के साथ साथ साहित्य के नव निर्माण, साहित्य के निर्माण के साथ साथ जिन प्रमुख बातों की उद्घोषणा करते हैं, हमें प्रबोधित करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये बात कोई लुका छिपी का प्रश्न भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मनुष्यता का उन्नायक कैसे हो साहित्य, सारा जीवन इसी में खपा दिया, और साहित्य तो उस जीवन का एक आउटपुट था। मनुष्यता, मनुष्यता सर्व मंगलीय विधायनी दृष्टि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस फ्रेज को उपयोग करते, इस फ्रेज का उपयोग करते हैं अपने उस निबंध में, और कहते हैं सर्वमंगलीय विधायनी दृष्टि, सर्वमंगलीय विधायनी दृष्टि। हम साहित्य का निर्माण किस प्रकार से कर पाएंगे, जब हमारे पास सर्वमंगलीय विधायनी दृष्टि होगा। समग्रता के साथ हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम एक पक्ष को जान करके सारे पक्षों को समझ सकते हैं। दूसरा जो विषय है कि सारे पक्ष को जान करके हम पार्ट्स को समझ सकते हैं, हम एक एक पक्ष को समझ सकते हैं। लेकिन समग्रता के साथ जब हम स्वयं को प्रस्तुत करने की भाव भावना से युक्त हो जाते हैं, सच पूछिए हम कहीं ना कहीं स्वयं को पाते हैं। सो मनुष्यता को केंद्र में रख के निश्चित रूप से हम एक बाल मन को समझें, वो भी मनुष्यता का अंग है। हम एक स्त्री मन को समझें, वो भी एक मनुष्यता का अंग है। हम जो दलित है, जो समाज का अंतिम जन है, उसको भी समझें, उसके मन को भी समझें, ये भी मनुष्यता का अंग है। हम अपने आसपास, अपने से दूर उन सबको समझें, ये भी मनुष्यता का अंग है। लेकिन इन सबको हम समग्रता की दृष्टि के साथ देख पाए, क्या यह श्रेयस्कर होगा? क्या यह श्रेयस्कर होगा? शायद संभवतः यदि आप सहमत हैं तो यह श्रेयस्कर होगा, और नहीं भी सहमत हैं तो कहीं ना कहीं श्रेयस्कर होगा अवश्य। समग्रता की दृष्टि, मनुष्यता की दृष्टि, मनुष्यता को केंद्र में रखकर हम उस अंतिम जन तक पहुंच सके, हम बाल मन तक पहुंच सके, हम स्त्री मन तक पहुंच सके। हम जो एक ऐसा साहित्य है, वो मैं पढ़ता हूं यहां पर, हमारा हृदय उदार और संवेदनशील होगा, बुद्धि सूक्ष्म और सार ग्राहिणी होगी, और संकल्प महान और शुभ होगा, अगर हमने सर्वमंगलीय विधायनी दृष्टि, मनुष्यता को केंद्र में रखकर अपना साहित्य रचा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे रचनाकार आलोचक थे, उनकी शैली ऐसी थी कि वो धीरे धीरे इस प्रकार से खुलते जाते थे, इस प्रकार से उद्घाटित करते थे विषय को, कि लगता था कि हम अपने उच्चतम जो श्रेयस्कर विषय है वहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने चर्चा की कि किस प्रकार से राष्ट्र, देश, समाज के नवनिर्माण हेतु हम साहित्य निर्माण करें,
और उसके बाद वो चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से मनुष्यता को केंद्र में रख करके सर्वमंगलीय विधायिनी दृष्टि हमारे लिए उपादेय, हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। लेकिन जो सर्व मंगलीय विधायिनी दृष्टि होगी, क्या वो हम आपस में एक दूसरे का मंगल करके क्या वो साहित्य का निर्माण कर पाएंगे जिसकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बात करते हैं? वो तीसरी बात कहते हैं और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो एक लब्बलुआब है, जो उनका जो एक निष्कर्ष है, जो निकष निकलता है, उसमें यह बात आसानी से कही जाती है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जितने आधुनिक थे, जितनी उनमें नवीनता थी, पुरातनता को उतनी ही समझदारी के साथ वो समझते थे, उसका प्रस्तुतिकरण करते थे और उसको भी संजोना और सहेजना जानते थे। तो जो तीसरी बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, वो कहते हैं परंपरा लब्ध दृष्टि। परंपरा लब्ध दृष्टि। आप सर्वमंगलीय विधायिनी दृष्टि अगर लाना चाहते हैं, आप मनुष्यता को केंद्र में रखना चाहते हैं, तो आप अतिशय आधुनिक हैं, आप अतिशय परंपरा को मानने वाले हैं, आप अतिशय परंपरा या आधुनिक के बीच में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। परंपरा लब्ध दृष्टि। पाश्चात्य संस्कृति में टी.एस. इलियट भी उसी समय के हुए हैं जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय साहित्य के नवनिर्माण की संकल्पना को हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। टी.एस. इलियट भी एक निबंध लिखते हैं, इंडिविजुअल टैलेंट एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और वो भी ट्रेडिशन की बात करते हैं। टी.एस. इलियट अपने पाश्चात्य सभ्यता में इस तरह से परंपरा लब्ध दृष्टि तक पहुंचते हैं कि टी.एस. इलियट अपनी कविता द वेस्टलैंड में उपनिषदों की बात कर रहे होते हैं, और जो द वेस्टलैंड की अंतिम पंक्ति है, वह अंतिम पंक्ति है ओम शांति ही शांति ही शांति ही। वेस्टलैंड में जो पंक्ति संजोई गई है, दत्त दमयंता द्वयाधाम उपनिषद से ली गई पंक्ति है, वो और टी.एस. इलियट पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य साहित्य में आधुनिक सभ्यता, आधुनिक साहित्य की शुरुआत माने जा रहे हैं, आधुनिकता के पर्याय माने जा रहे हैं टी.एस. इलियट। लेकिन परंपरा लब्ध दृष्टि, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी परंपरा लब्ध दृष्टि। क्या हमारे पास अपनी परंपराओं का अध्ययन है? क्या हमने वेदों का अध्ययन कर रखा है? क्या हमने उपनिषदों का अध्ययन कर रखा है? क्या हमने हिंदी के जो हमारे साहित्यकार हैं, जो आधार स्तंभ हैं, क्या हमने उनका अध्ययन कर रखा है? हाँ, कर रखा है। अजय कुमार साहू जी का ये फिर प्रयास हमें ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, हम उस ओर बढ़ रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, और अधिक आवश्यकता है कि हम उस ओर चलें। लेकिन कहीं ना कहीं आलस्य, कहीं ना कहीं विचिकित्सा हमारे मनोमस्तिष्क पर हावी होती है। जब अजय कुमार साहू जी ने एक बहुत ही अच्छे मन के साथ इस मंच की चर्चा की मुझसे, और उन्होंने कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को स्मरण किया जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उत्सव मनाया जाए, तो मैं सच बताऊं आप सबसे, मैं भी कहीं ना कहीं आलस्य और विचिकित्सा के भाव से ग्रसित हुआ। और अजय कुमार साहू जी से मैंने मन से बात भी किया। अजय कुमार साहू जी मुझसे उम्र में अवश्य छोटे होंगे, लेकिन उन्होंने इस आलस्य और विचिकित्सा को खत्म करने में मेरी सहायता की, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को एक बार फिर से मुझे जानने, समझने, पढ़ने और उनको अपने अंदर अपनाने का एक मौका मिला, हम सबको मिल रहा है। तो किस प्रकार से हम आलस्य और विचिकित्सा से उबर करके हम एक परंपरा लब्ध दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं और एक संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकते हैं, यह हमारे लिए अवश्य महत्वपूर्ण है। ज्ञान भंडार को हम कैसे अपनी भाषा में ला सकते हैं? अपनी भाषा में लाने का मतलब
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा, भारतीय भाषा, इसकी बात करते हुए भी वो किस भाषा की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक संकेत देते हुए अपनी बात को यहाँ पर छोड़ूंगा और उस बात को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा कि भाषा, हिंदी भाषा में अपने संस्कृत, तेलुगु, तमिल के साहित्य को हम ला पाएँ, अपने संगम साहित्य को ला पाएँ। और आज अजय कुमार जी, उम्मीद जी, प्रीति जी और आप सब जो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भाषा, जो ये ऑनलाइन माध्यम है, जो ऑनलाइन साधन है, इसके माध्यम से क्या हम अपने विषय को, अपनी परंपरा लब्ध दृष्टि को ला पा रहे हैं? हम सब सजग हैं, हम सब ला पा रहे हैं, यह प्रशंसनीय है और पूरी प्रमाण के साथ में इस बात को कह सकता हूं कि लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए आप सब अपने स्थान पर बैठे बैठे तालियां बजा सकते हैं, एक दूसरे को अप्रिसिएट कर सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस परंपरा लब्ध दृष्टि की बात की थी और उसको अपनी भाषा में ज्ञान, उस ज्ञान भंडार को लाने की बात की थी, भाषा और माध्यम के, ऑनलाइन माध्यम और अनेक माध्यमों के द्वारा हम उसको आज एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या हम वहां तक पहुंच पाए, अपने उद्देश्य तक पहुंच पाए, यह एक प्रश्न है। ऑनलाइन माध्यम से हम कितना कुछ परोस रहे हैं, कितना कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वो हमारे उत्कृष्ट उद्देश्य को, हमारे लक्ष्य को प्राप्त हो रहा है, हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं? इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और प्रश्न होने भी चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न होंगे तभी उत्तर भी मिलेंगे। तो हम एक दूसरे की प्रशंसा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आवश्यकता है। प्रोफेसर नगेंद्र ने जो परंपरा लब्ध दृष्टि थी, जो ज्ञान भंडार था, उसको हिंदी में उतारा, हिंदी में लेकर आए। आज भी क्या हम ऐसा कर रहे हैं? कितना कर पाए हैं? ये मैं और किसी से अपेक्षा नहीं करता हूँ, ये अपेक्षा मैं खुद से करता हूँ और खुद में मैं आप लोगों को भी जोड़ता हूँ, क्योंकि हम युवा हैं। युवा समकालीन लेखन क्या परंपरा लब्ध दृष्टि से जो ज्ञान भंडार उपलब्ध होता है, उसको अपनी भाषा में, अपने माध्यम में लाने के साथ साथ उत्कृष्ट लक्ष्य, उच्च कोटि का जो हमारा लक्ष्य है, मनुष्यता को केंद्र में रख करके जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, सर्व मंगल विधायिनी जो लक्ष्य है हमारा, क्या वहां तक वो पहुंच रहा है? यह एक प्रश्न है और यह प्रश्न रहना चाहिए। इसके उत्तर अनेक रूप में हमें मिलते रहेंगे। जो चौथी बात है, पहली बात मैंने कही नवनिर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए साहित्य निर्माण, दृष्टि सर्वमंगल विधायिनी दृष्टि, और जो दूसरी बात, तीसरी बात जो आती है वह है कि परंपरा लब्ध दृष्टि। अगर आप सर्वे भवन्तु सुखिना से ओतप्रोत होना चाहते हैं तो परंपरा से आपको दूर नहीं जाना होगा, आपको अपने पर। एक अन्य लोक मंगल की भावना को ध्यान में रखकर लिखते हैं क्या आज उम्मेद कुमार जी? यह प्रश्न जो हम सबके बीच में आता है, आ ही जाता है सहज रूप से, महत्वपूर्ण है। इसकी बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद जी बहुत विशद रूप से। साहित्यकारों का दायित्व जब वो निबंध हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो लोक आधार किस प्रकार से हमारे केंद्र में होगा, इसकी वो चर्चा करते हैं। मैं क्रम से उस निबंध की मदद लेते हुए आपके सामने अपने को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद
वो बात करते हैं कि आपने सर्वे भवन्तु सुखिना को केंद्र में रख लिया, मनुष्यता को केंद्र में रख लिया, आपने परंपरा लब्ध दृष्टि ज्ञान भंडार को अपनी भाषा में आसपास उनको प्रस्तुत करके जान लिया। क्या उसके बाद आप उसको व्यवहारिक रूप से संजो पाए? जब अफगानिस्तान में, वैसे ऐसी सभाओं में ऐसे नाम लेने से मुझे लगता है हम सबकी बातें कहीं छोटी ना हो जाए, तो उन नामों से हम अपने को विरक्त करते हुए, हम जब किसी देश में, अपने भारत के लिए ही हिंदी भाषा नहीं है, अपने भारत के लिए ही परंपरा, अपनी परंपरा नहीं है, टी.एस. इलियट के लिए भी है, अमेरिका में बैठे एमर्सन के लिए भी है, और पड़ोसी देश में कुछ घटना घटित होती है तो वहाँ भी हमारी परंपरा व्यवहारिक रूप से क्या उपयोगी है, हमारा ज्ञान उपयोगी है। कोविड-19 जैसा समय आता है तो क्या हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान उपयोगी है? ये भी दृष्टि होनी चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत संक्षेप में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत सहज रूप से और बहुत आसानी से कह देते हैं, जिसको मैं कहने में कई बार हिचकिचाऊंगा आपके सामने, लेकिन जरूर अपनी बात को एक बार फिर से आप तक छोड़ के चला जाऊंगा। उसको आप जब निबंध पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ जाएंगे कि उन्होंने बताया कि हमने ज्ञान की शाखाएं ज्ञान अर्जित किया, एक संयोग लभ्य ज्ञान अर्जित किया। कई बार हमने पत्थर घिसे और आग की खोज कर ली, और हम गर्वो उन्मत्त हो गए कि मनुष्य ने आग की खोज कर ली, और फिर हमने अंधेरे में टटोला। उस आग की मदद से हमने सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से और अनेक खोजें की। तो कुछ संयोग लभ्य ज्ञान रहा और कुछ सुचिंतित योजनाबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित किया गया। और हमने कहा कि हम सभ्य हो रहे हैं, आदिम युग से बाहर निकल रहे हैं, जो एक पशु मनोवृत्ति है उससे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हम इस तरह से सभ्य होते गए कि और भी कई बातें होंगी, अभी हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं उस दौर में और भी कई बातें होंगी, लेकिन हमने बहुत कुछ अपने को स्वयं से नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण वो समय आया। पड़ोसी देशों में जो घटित हो रहा है वो अनेक प्रकार से हम कहीं ना कहीं अपने अंदर सरसता को खो दिया, अपने भीतर के हमने उदारता को खो दिया, और ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हम एक दानव के रूप में, एक राक्षस के रूप में, एक सभ्य मानव बन करके उभरे। सभ्य मानव तो हम कहते रहे, लेकिन एक अलग प्रकार का जंगल बनाते चले गए, जो कि उस आदिम युग के जंगल से भी ज्यादा खतरनाक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक स्वाधीन चिंता के माध्यम से, स्वाधीन चिंतन के माध्यम से इस बात का भी निबंधन करते हैं कि हम जो एक दानव के रूप में उपस्थित हो गए, अरबों खरबों रुपया बहाया गया कि हम एक देश को सभ्य कर देंगे, एक समाज को सभ्य कर देंगे। अरबों अस्त्र शस्त्र वहां पर संजोया गया, लेकिन किसी ने कहा कि वहां पर लाइब्रेरी बना दी जाए, कुछ पुस्तकालय बना दी जाए, तो शायद अब भी हमें समझ में ना आए कि लाइब्रेरी, पुस्तकालय, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम या वैष्णव जंतु तेने कहिए, ये कोई प्रोटेस्ट, ऐसे कोई प्रोटेस्ट कर पाएगा? चरखा काट के प्रोटेस्ट कर पाएगा? जरूर ये एक प्रक्रिया होती है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने इंजेक्ट किया, सुई लगाई और तुरंत आपको आज़ादी मिल गई, तुरंत चीज़ें। जब कहा जाता है कि पड़ोसी देश में लाइब्रेरी बनना चाहिए, तो किसी को समझ में क्यों नहीं आता है कि अस्त्र शस्त्र और करोड़ों रुपए जुटा देने भर से क्या चीजें सुधर जाएंगी, क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? महात्मा बुद्ध ने क्या किया, राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया, उस परंपरा लब्ध दृष्टि को किस प्रकार से संजोया, सहेजा, तो कुछ ना कुछ आज हमारे पास सभ्यता है, मनुष्यता है, और उस मनुष्यता के बल पर हम एक दूसरे के सामने हैं। तो जो एक दानव हमारे सामने उपस्थित हुआ संयोग लभ्य ज्ञान के माध्यम से, एक दानव हमारे सामने उपस्थित हुआ सुचिंतित योजनाबद्ध सभ्यता के विस्तार करने के प्रयास में, उस दानव का परिष्कार कैसे करें, उस दानव को हम कैसे
ठीक करें, उसको फिर से कैसे मानव बनाएं, वो कैसे मानवता के उच्च स्तर तक पहुँचे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर चरित्र बल नहीं है, अगर शुभानुयायी बुद्धि नहीं है, तो अत्यंत घिनौने युद्ध, बुद्धिमत्तापूर्ण मिथ्या प्रचार और स्पर्धा यही सिद्ध कर रही है कि हम कहीं भी कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन उसका अर्थ नहीं है, निरर्थक है। उसको सार्थकता कैसे मिलेगी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं साहित्य निर्माण। और कैसे साहित्य का निर्माण? उदार और सरस साहित्य का निर्माण। और वो फिर से प्रश्न उठाते हैं, और आज 74 वर्ष बाद, आज 75 वर्ष बाद अशोक फूल के, अभी मैं तो कहता हूं कि अशोक के फूल का भी अमृत महोत्सव हम क्यों ना मना रहे होंगे। और 1948 के उस अशोक के फूल के बाद वह प्रश्न अभी भी खड़ा होना भी चाहिए, और उस प्रश्न के उत्तर हमें तलाशते रहना चाहिए कि हम क्या उदार और सरस साहित्य लिखें। जिस प्रकार से बाजार, जिस प्रकार से विज्ञान, जिस प्रकार से उच्च कोटि का यांत्रिक ज्ञान आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा था, क्या हम आप कदम मिला करके उसके साथ साथ सरस और उदार साहित्य का भी निर्माण कर पा रहे थे? तो जो पांचवी बात कहते हैं कि सरस और उदार साहित्य का निर्माण तो करना है, लेकिन सरस और उदार साहित्य को निर्माण करते हुए हे युवा मन, आपको ताल मिलाना है, ताल से ताल मिलाना है। अगर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान आगे चला जाएगा, विज्ञान बहुत आगे चला जाएगा, तो हमारा उदार सरस साहित्य हम उस पंक्ति में उसके साथ नहीं चल पा रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप प्रश्न उठाएंगे कि साहित्य क्या सफल हुआ, साहित्य का क्या हमें फल मिला? ये प्रश्न खड़ा होगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि साहित्य निर्माण महत्वपूर्ण है, लेकिन साहित्य निर्माण को जो अधुनातन बाजार है, जो अधुनातन विज्ञान है, जो हमारे पड़ोसी देश में बोनस रूप में मिल जाता है, लेकिन साहित्य निर्माण साहित्य बोनस रूप में नहीं मिलता है। हम सबका, अजय कुमार साहू जी, नेहा शाह जी, उम्मेद कुमार जी, आप सब जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो भी इसको बाद में देखेंगे इस आर्काइव वीडियो को, इस तरंग माध्यम से जो हम लोग उपस्थित हो रहे हैं, उन सबके लिए यह प्रश्न है कि क्या हम साथ साथ सफलता के साथ, सार्थकता के साथ, उस ताल के साथ ताल मिला पा रहे हैं? मैं तो प्रशंसा करूंगा, अभी बहुत नकारात्मक होने की स्थिति नहीं है। अजय कुमार साहू जी जिस प्रकार से लगातार इस फेसबुक पेज के माध्यम से साहित्यिक बतकही कह करके एक अध्ययनशील और एक अत्यंत गंभीर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं, सहज तरीके से बतकही कह करके एक बहुत बड़े संवाद का निर्माण कर रहे हैं, संवाद को निर्मित कर रहे हैं, यहाँ पर संवाद की स्थापना कर रहे हैं, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। आप सभी, उम्मेद कुमार जी, नेहा शाह जी, प्रीति जी, मनीष जी, आप सभी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह चिंता, यह चिंतन हम सबके साथ रहे, और हम विज्ञान और बाजार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उससे भी तेज आगे बढ़ करके सरस और उदार साहित्य का निर्माण कर सकें कि शक्तिशाली हाथों में जब एक हाथ में विज्ञान पहुंचता है, एक हाथ में यंत्र पहुंचता है, तो दूसरे हाथ में साहित्य और सरस उदार जो सर्जना है वह भी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस बात को लेकर के हमेशा से सजग रहा है, और ये साहित्यिक बतकही उसका एक प्रमाण, एक और प्रमाण है। साहित्यिक बतकही के माध्यम से मैं यह बात कह सकता हूं कि जब हमारे एक हाथ में मोबाइल पहुंच रहा है, तो दूसरे हाथ में वेद मित्र शुक्ल की जो कुछ भी एक बाल सुलभ, युवा सुलभ, यह एक जिज्ञासु विद्यार्थी सुलभ जो भी भाषा है, साहित्य की ओर उन्मुख होने का जो एक टिटहरी प्रयास है, वह भी शायद दूसरे हाथ में पहुंचा रहे हैं अजय कुमार साहू जी।
धन्यवाद। आभारी हैं हम सब ऐसे माध्यमों के और आप सबके ऐसे प्रयासों के। धन्यवाद सौरभ जी, नेहा शाह जी। ऊंचे सिंहासनों तक इन साहित्यिकों की वाणी कितनी पहुंची है और कितना पहुंचेगी, यह भी एक चिंतनीय विषय है। कितने लोग अजय कुमार साहू जी जब इसकी कल्पना कर रहे थे, योजना कर रहे थे इस विषय की, तो मैंने उनसे बात की क्या 1 घंटे का ठीक रहेगा, क्योंकि 17 मिनट 18 मिनट की क्लिपिंग चलती हैं, 1 घंटे में कैसे काम चलेगा। मेरी बात वाजिब थी, मेरी बात सही थी अपनी जगह पर, लेकिन अजय कुमार साहू जी ने बहुत ही सहज तरीके से कहा कि चल सकता है 1 घंटे के लिए। निश्चित रूप से जब एक हाथ में मोबाइल होगा तो हम स्क्रॉल करते हुए इस 1 घंटे तक शायद नहीं पहुंच पाए, और नहीं पहुंच पाए तो कहीं ना कहीं मैं आप जो अभी बहुत पहले पायदान पर हैं, बहुत निचले पायदान पर हैं, साहित्य जिज्ञासु हैं, वो एक अपेक्षा का भाव महसूस करें। वो पीछे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, अगर शक्तिशाली सत्ता के मद में चूर, ज्ञान विज्ञान के मद में चूर लोगों तक साहित्य किसी कारण से आप द्वारा जो निर्मित किया गया है नहीं भी पहुंच पा रहा है, तो भी हताश और उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें विराट प्रयत्न करने की आवश्यकता है अगर हम महानाश से स्वयं को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने संसार को बचाना चाहते हैं। अगर उस महानाश से आप आसानी से अनुभव कर सकते हैं, हम सब जिस पीढ़ी के हैं, कोविड-19 हो या आसपास के देशों में जो घटित हो रहा है, जिस प्रकार से घटित हो रहा है, उस महानाश से अगर हमें बचना है तो विराट प्रयत्न करने होंगे। मैं जिस मानसिकता के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा था कि क्या 15-17 मिनट की क्लिपिंग से स्वयं को निष्पादित किया जा सकता है, स्वयं को संपन्न किया जा सकता है, लेकिन विराट प्रयत्न कर रहे हैं। जब आज लोग 3 मिनट की वीडियो क्लिपिंग पर अपने को स्क्रॉल कर देते हैं, ऐसे समय पर आप अपना 1 घंटे का साहित्य निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। विराट प्रयत्न, ये मैं प्रयास कहता हूं और इस प्रयास को भी प्रशंसनीय मानता हूं, लेकिन फिर से वह प्रश्न है कि वो हमारे जो उच्च कोटि का लक्ष्य है वहां तक कितना पहुंच पाता है। यह प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में बार बार उभरते रहना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं जो इन 3, 4, 5 बातों को कह करके जो छठी बात कहते हैं कि हम हिंदी भाषी, हम जो भारतीय हैं, वो कह रहे कई प्रकार से इस प्रकार से संपन्न हैं कि विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी तरफ लोग उन्मुख हैं, हमारी तरफ आना चाहते हैं। कोई बड़ा से बड़ा विदेशी कंपनी हो, मैं अपनी तरफ से कई बातों को जोड़ रहा हूं इस निबंध के संदर्भ में, वो हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहता है। हिंदी भाषा के माध्यम से, हमारी अपनी भाषा के माध्यम से हम सबको अपने ज्ञान विज्ञान की बातें, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की बातें बताना चाहता है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय भाषाओं को सहज रूप से अपने संस्कार में संजोए हुए हैं। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हल्के ढंग का साहित्यिक बाजी, हल्के ढंग के साहित्य को लिख करके हम स्वयं को अपने दायित्वों को, अपने दायित्वों से स्वयं को मुक्त माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि साहित्यिक बाजी जो है हल्के ढंग से लिखी गई है और उसकी वनस्पति जो गंभीर और अध्ययनशील साहित्य का सर्जन है। क्या महत्वपूर्ण है? गंभीर और अध्ययनशील साहित्य का सर्जन। गंभीर और अध्ययनशील साहित्य का सर्जन, वो ऐसी 7वीं बात करते हैं और वो कहते हैं ऐसे साहित्य का निर्माण ही मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता, आत्मनिर्भर भारत, परमुखापेक्षिता से बचा सकता है। और साहित्य का असल में यही वास्तविक लक्ष्य है। वो कहते हैं कि हम किस प्रकार से गंभीर अध्ययनशील साहित्य का सर्जन कर पाएंगे, हम किस प्रकार से अपने परंपरा लब्ध दृष्टि को साहित्य में संजो पाएंगे, हम किस प्रकार से
सर्वमंगल विधायिनी दृष्टि को दे पाएंगे। वो कहते हैं कि हमें विदेशी साहित्य को केवल उसकी प्रतिक्रिया में या उसके अनुकरण को साध करके हमें साहित्य की रचना नहीं करनी है। हमें ऐसा साहित्य देना है जो समूची मनुष्यता को हमारी अपनी विद्या, हमारे अपने ज्ञान, हमारे अपनी सहजता, हमारे अपनी शैली, हमारे अपने जो अभी आपने कहा, आपने अपने इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताया कि लोक को आधार में रख करके हम जो लिख पाएं, जो रच पाएं, जो सर्जना कर पाएं, वह महत्वपूर्ण होगा। और वही गंभीर और अध्ययनशील साहित्य का सर्जन कर पाएंगे हम। प्रेम व त्याग का साहित्य, भारतीय साहित्य ऐसा जो प्रेम और त्याग का साहित्य हो, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला साहित्य हो। इसके बाद वो जो एक बिंदु संख्या 8 है कि वो कहते हैं कि हम गंभीर अध्ययनशील साहित्य का निर्माण तो कर देंगे, रसात्मक साहित्य का निर्माण कर देंगे, कविता, कहानी, बहुत कुछ ऐसा लिख देंगे, लेकिन जो हम साहित्य का निर्माण कर रहे हैं उसके लिए क्या साक्षर जो उसको पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए हम क्या तैयार कर रहे हैं। और उससे बड़ी दृष्टि जो रचना दृष्टि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हमारा रसात्मक साहित्य, जो रचना है, जो कविता, कहानी है, उसको पोषित करने वाला दार्शनिक साहित्य, उसको पोषित करने वाला जो वैज्ञानिक साहित्य है, क्या वो भी हम रच पा रहे हैं? विदेशों ने आई.ए. रिचर्ड्स, शशियो ने वैज्ञानिक दार्शनिक साहित्य का निर्माण आधुनिक समय में प्रस्तुत कर दिया। हम रसात्मक साहित्य प्रस्तुत कर रहे हैं, निश्चित रूप से गंभीर वैज्ञानिक और दार्शनिक साहित्य भी, लेकिन क्या हम उसे रेखांकित कर पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या भारतीय स्तर पर भी? यह भी प्रश्न उठ सकता है। तो हम जो साहित्य का निर्माण कर रहे हैं, गंभीर और अध्ययनशील साहित्य का निर्माण कर रहे हैं, पोषित करने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दार्शनिक साहित्य और अत्यधिक गंभीर साहित्य, गंभीर पुस्तकों का भी निर्माण करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता। वो कहते हैं कि हमें जो अपने को उन्नति की ओर ले जाना है उसके लिए नाना प्रकार के प्रयोग करने पड़ेंगे, और जो प्रयोग हैं उसके माध्यम से हम एक उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण कर पाएंगे। हमें भी, वो कोट करते हैं कि मैं वहां से उद्धृत करता हूं कि हमें भी अपने रसात्मक साहित्य को अगर स्वस्थ और सबल बनाना है तो हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल अपने ढंग की शिक्षा और विद्या की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रकाशन संस्थाओं की बात करते हैं। आप सोचिए, हमने रेणु का वर्ष मनाया, महात्मा गांधी का वर्ष मनाया और अनेक महापुरुषों का वर्ष मनाया। जब हमारे लघु पत्रिकाएं आती हैं तो आपने देखा होगा कि लघु पत्रिकाएं, एक ही लघु पत्रिका में जिनको आप पढ़ चुके हैं वो दूसरी लघु पत्रिका में भी हैं, तीसरी लघु पत्रिका में भी हैं। एक ही विषय को कई लघु पत्रिकाएं पुनरावृत्ति दे रही हैं, उसको रिपीट कर रही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके प्रति चिंता व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकाशन संस्थाएं निश्चित योजना के साथ लघु पत्रिकाएं प्रकाशन सहयोग करें। अगर ऐसा एक निश्चित योजना हमारे पास नहीं है तो साहित्यिक संस्थाएं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही हैं। हिंदी में जो सैकड़ों पत्रिकाएं और पुस्तकें निकल रही हैं उनको एक निश्चित योजना के अनुसार क्या नहीं निकाला जा सकता? यह प्रश्न आज से 70, 74, 80 साल पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उठा रहे हैं। यह साहित्यिक संस्थाओं का कर्तव्य होना चाहिए कि वो विद्वानों को लिखने की ओर प्रवृत्ति कराएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं हमारे पास विद्वान तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन लेखक नहीं हैं,
समकालीन युवा विद्वान नहीं चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं समकालीन युवा लेखन चाहिए। समकालीन युवा लेखक भी नहीं चाहिए, समकालीन युवा लेखन चाहिए। समकालीन युवा विद्वान भी नहीं चाहिए, समकालीन युवा लेखन चाहिए। युवा लेखन चाहिए जो पुरातनता को, नवीनता को, आधुनिकता को सबको समझकर, संजोकर हमारी आवश्यकता अनुसार गंभीर, अध्ययनशील, सहज साहित्य को निर्मित कर सके, सामने रख सके। इस प्रकार से वो प्रकाशन संस्थाओं की बात करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, वो जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो बात करते हैं लोक का आधार। उन्होंने कहा कि हमारे कई लोग निरक्षर हैं, साक्षर हैं, वहाँ तक उनका अध्ययन नहीं पहुँच रहा है, लेकिन अगर हमारे साहित्य के केंद्र में लोक होगा, तो लोक का अगर आधार होगा, तो हम साहित्य निर्माण सच्चे अर्थों में कर रहे होंगे। अभी व्यवसायीकरण रचना धर्मिता का, जो बाजारूकरण है रचना धर्मिता का, वो हो रहा है। उस बात को चाहूंगा जो उम्मीद कुमार जी कह रहे हैं, उस बात को मैं वहां से जोड़ना चाहूंगा कि अगर व्यवसायीकरण है तो हमारा जो सरस और उदार साहित्य है, हमारा जो अध्ययनशील साहित्य है, वो वहां तक उस व्यवसायीकरण से आगे जाकर स्वयं को प्रस्तुत मनुष्य, व्यक्तियों, समाज के आगे क्या कर पा रहा है और क्यों नहीं कर पा रहा है। व्यवसायीकरण हमें लुभा ले रहा है और रचना धर्मिता हमारी उसके साथ चल पड़ती है, या व्यवसायीकरण एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा अंग रह जाता है और रचना धर्मिता आगे चली जाती है। प्रकाशन संस्थाओं में व्यवसायीकरण एक अलग विषय है। उन्होंने कहा कि हमारे विद्वान बहुत निकल रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर हमें ऐसे शोधकर्ताओं का निर्माण करना होगा। हमें अपने विद्वानों को, अपने छात्रों को, अपने शोधकर्ताओं को उस ओर उन्मुख करना होगा जहां वो लोक में जा करके, लोक के बीच में जा करके, लोक का हो करके साहित्य को समझें, सुने और जानें। अनेक प्रकार के जो हमारे पारंपरिक किताबें हैं उनको पढ़ें। वैष्णव संहिता, शाक्त संप्रदाय, नाथ मत, और वो राहुल सांकृत्यायन की भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि अनुवाद की आवश्यकता है। हम किस प्रकार से अनुवाद के द्वारा तेलुगु साहित्य को, तमिल साहित्य को, मलयालम साहित्य को, मणिपुरी साहित्य को अपने हिंदी पाठ्यक्रम में, अंग्रेजी पाठ्यक्रम में, अन्य भाषाओं के पाठ्यक्रम में अनुवाद के माध्यम से क्या शामिल कर पा रहे हैं, क्या शामिल करेंगे। इस प्रकार से वो साहित्य अध्ययन की बात करते हैं, इस प्रकार से लोक अध्ययन की बात करते हैं। और जो एक महत्वपूर्ण विषय वो रखते हैं कि कैसे हमारे बाल साहित्य का निर्माण कैसे हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं बाल साहित्य का निर्माण किया और बाल साहित्य के लिए वो लिखते हैं कि जब वो शांति निकेतन में थे तो दीनबंधु एंड्रयूज ने किस प्रकार से जोर देकर कहा था कि बाल साहित्य का निर्माण किया जाए। आप सबसे मेरा प्रश्न है, क्या ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई योजना आपके सामने ध्यान में आती है जो 35 वर्ष, 40 वर्ष या उससे नीचे के व्यक्ति को, विद्वान को, लेखक को योजना पूर्वक बाल साहित्य के लिए उन्मुख करे, प्रेरित करे? क्या हम बाल साहित्य के बारे में सोच पा रहे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त करते हैं और इस मामले में वो बंगाली लेखक को बहुत ही प्रशंसा भी करते हैं कि बाल साहित्य का निर्माण वहां पर हो रहा है। युवा समकालीन लेखन योजना पूर्वक बाल साहित्य के लिए क्या निर्माण कुछ कर पा रहा है, निर्माण कर पा रहा है? हैरी पॉटर आता है, कितनी बाल साहित्य पर जो अपने सिनेमा पट हैं उनके माध्यम से बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य में बाल साहित्य कहाँ तक पहुँचा है? संस्थाओं के एक अंग हैं। क्या बाल साहित्य एकेडमी अब हम बना पाए हैं? बाल साहित्य का निर्माण करें। अनेक प्रकार से बाल साहित्य महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद वो प्रौढ़ शिक्षा का कार्य और उसके लिपि के बारे में बात करते हैं।
वो कहते हैं कितने ही भाषा भाषी लोग उपेक्षित कर दिए जाते हैं, कहा जाता है कि उनकी कोई लिपि नहीं है। भोजपुरी भाषा, डोगरी भाषा, अवधी भाषा, इनकी कोई लिपि नहीं है। मैंने जिन भाषाओं का नाम लिया वो तो लिपि की ओर बढ़ चुके हैं, उनकी तो लिपि है, लेकिन ऐसे कितनी बोलियां हैं जिनको लिपि ना मान करके उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी लिपि वही है जो सनातन लिपि चली आ रही है, नागरी लिपि या हिंदी भाषा के लिए उपयोग में की जाने वाली लिपि। तो केवल लिपि के कारण हम कोई अपढ़ रह जाएं, हम कोई निरक्षर रह जाएं, उसकी ओर भी वो संकेत करते हैं। उसके बाद वो लोक व्यवहार उपयोगी करते हैं और अंत में 1 दर्जन से ज्यादा वो ऐसे बिंदुओं की ओर चर्चा करते हैं जो साहित्यकारों के दायित्वों की ओर हमें उन्मुख करे, साहित्यकारों के दायित्वों के प्रति सजग करे। और अंत में वो कहते हैं, मैं वो अंतिम गद्यांश पढ़ता हूँ आपके सामने, हमें हिंदी को एक ऐसी भाषा नहीं बना देना है जो सर्वसाधारण के निकट अंग्रेजी की भांति दुर्बोध्य बनी रहे या संस्कृत की ही भांति कुछ चुने हुए लोगों के शास्त्रार्थ विचार की भाषा बन जाए। ऐसा करके तो हम निश्चित रूप से हिंदी का अहित करेंगे। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो मामूली से मामूली जन चित्त को ऊपर उठा सके, जो मामूली से मामूली जन चित्त को ऊपर उठा सके। हम तो इस भाषा को इस योग्य बना देना है कि वह साधारण से साधारण मजदूर से लेकर अत्यंत विकसित मस्तिष्क के बुद्धिजीवी के दिमाग में समान भाव से विहार कर सके। अंतिम जन और उच्च कोटि के मस्तिष्क, उच्च कोटि के बुद्धिजीवी तक हमारा साहित्य पहुंचे, हमारे देश से दूसरे देशों में हमारा साहित्य परमोपयोगी हो, हमारा लक्ष्य सर्वोत्कृष्ट हो। हम छोटे मोटे लक्ष्य के लिए नहीं, हम मनुष्यता के लक्ष्य की बात कर रहे हैं। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम वहां तक पहुंचे, या हमारा परम दायित्व हो। मैं समकालीन लेखन की बात फिर से नहीं कर रहा हूं, मैं समकालीन युवा लेखन की बात कर रहा हूं। वो चाहे साहित्य संसार के वरिष्ठतम नागरिक हों, 98 वर्ष के हों, और चाहे वो 18 वर्ष के हों, या चाहे वो कोई परम बुद्धि का ज्ञाता हो और बहुत अल्प आयु में हो, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? युवा मन के साथ, युवा मन के साथ हम किस प्रकार से मनुष्यता को केंद्र में रख करके, उसके लिए लोक को केंद्र में रख करके, उसके लिए परंपरा लब्ध दृष्टि को केंद्र में रख करके, उसके लिए अध्ययनशील गंभीर साहित्य निर्माण को दृष्टि में रख करके, उसके लिए नवनिर्माण पुनर्निर्माण देश समाज और राष्ट्र को दृष्टि में रखते हुए किस प्रकार से साहित्य की सर्जना करेंगे, ये साहित्यकारों का दायित्व है। आप सबको एक बार पुनः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका 1907 वर्ष बताते हैं, हम सब जानते हैं, और आज 2021 में हम उनका जन्म वर्ष मना रहे हैं, उनकी वर्षगांठ मना रहे हैं। एक बार पुनः अजय कुमार साहू जी, उम्मेद कुमार जी, नेहा जी को, इंदर सिंह जी को, अभिषेक जी को, और ऐसे कितने ही मित्र जुड़ते रहे हैं। तकनीकी कारणों से थोड़ा जुड़ना और मुड़ना भी हुआ है, लेकिन हम सब जुड़े रहे हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। अगर आप आदेश करें तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूं और फिर कभी कभी किसी अगली बैठक के लिए एक बार फिर से बतकही करने के लिए साहित्यिक बतकही के इस पेज के माध्यम से आप सबके सामने पुनः उपस्थित होंगे।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आभार कि साहित्यिक बतकही के माध्यम से आप जो साहित्यिक संवाद, जो अध्ययनशील संवाद, जो गंभीर संवाद स्थापित कर रहे हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कोटि कोटि नमन, उनका पुण्य स्मरण करते हुए हम सब एक दूसरे से फिलहाल के लिए विदा लेते हैं और फिर किसी बैठक में मिलेंगे। मैं वेदमित्र शुक्ल आप सबका एक बार पुनः आभारी हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।